नागालैंड जो 1963 में भारत का 16वां स्टेट बन गया था असम से अलग होकर, लेकिन आज तक भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। और उन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह क्या है? एक डिमांड कि हमें अलग झंडा और अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब ये डिमांड क्या है, किसकी डिमांड है और नागालैंड में इतनी इंसर्जेंसी क्यों है और ये कैसे भारत का 16वां स्टेट बना और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस वीडियो में देखते हैं। नमस्ते, हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है यूनाइटेड टेरिटरीज, और उसमें हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेट्स एवोल्यूशन हुआ स्टेट का विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। हमने देखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ए, पार्ट बी, सी और डी की तरह से अलग अलग 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बनाया गया था। बाद में आंध्र प्रदेश फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बनता है और लिंग्विस्टिकली स्टेट्स का बाइफर्गेशन शुरू होता है या सेपरेशन शुरू होता है। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के हिसाब से 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बन के आते हैं और उसके बाद भी बड़े बड़े स्टेट्स को तोड़ा जाता है। 14th के बाद 15th स्टेट बना था गुजरात और अब 16th बनेगा नागालैंड। नागालैंड जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, जो मॉनसूनल वेट ड्राई क्लाइमेट के लिए जाना जाता है, जिसमें 60 सीट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, जहां 16 से ज्यादा ट्राइब्स रहती हैं और लगभग 80 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आज तो बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश के साथ नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में मणिपुर के साथ, वेस्ट में असम के साथ और ईस्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। लेकिन कभी यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के टाइम पर ये असम स्टेट का ही पार्ट था। लेकिन नागा समुदाय के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे एक सोवियन अलग कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री नागालैंड। आज भी ग्रेटर नागालैंड की डिमांड आप अक्सर न्यूज में सुनते रहते होंगे। अब ये है कि और ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। बात है 1816 में, जब म्यांमार ने अटैक किया असम के अहोम साम्राज्य पर और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वहां पर बर्मन रूल की शुरुआत करी। कुछ सालों में यानी 1819 तक वहां पर बर्मन साम्राज्य का रूल था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने इंडिया में अपने कदम पसारने शुरू किए थे 18th सेंचुरी से, जैसे 1757 में वॉर ऑफ प्लासी एंड देन बक्सर एंड ऑल। सो 1826 तक ब्रिटिशर्स इंडिया में काफ़ी एरिया पर अब रूल करने लग पड़े थे। तो वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में भी देख रहे थे क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा फुल ऑफ रिसोर्सेज था। तो 1826 में ब्रिटिशर्स ने एंट्री करना शुरू किया और लगभग 1881 तक उन्होंने काफ़ी हद तक असम का एरिया, जो नागालैंड भी उसको काफ़ी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी, उनकी अलग अलग लैंग्वेजेस थी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल इंसर्जेंसीज होती रहती थी, या यूं कहीं कि वो अटैक्स करते रहते थे। तो ब्रिटिशर्स और उनके बीच में अटैक्स ये बहुत ही फ्रीक्वेंट था। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने विद द हेल्प ऑफ फोर्स इनको दबाया और उसके बाद उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल में रखा। बाद में आज़ादी की लड़ाई में जैसे जैसे चीज़ें देश में बढ़ने लगी तो ब्रिटिशर्स का ज़्यादा ध्यान उन पर आ गया जहाँ पर आज़ादी के लिए ज़्यादा मांगे उठ रही थी। इसी बीच नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड वाले एरिया में 1918 में नागा क्लब की स्थापना करी, जिसमें नागा ट्राइब्स को एकजुट करने के लिए कोशिश करनी थी, इसलिए उन्होंने नागा क्लब बना दिया 1918 में। अब 1929 में इन्होंने खुद को बोल दिया कि हमें चाहिए कंप्लीट ऑटोनॉमी। और 1929 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस टाइम आपको याद होगा कि साइमन कमीशन आया था। अब साइमन कमीशन में हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो सब लोग वाइट थे, कोई भी इंडियन नहीं था, तो इंडियन की मांगों को कैसे रख सकते, तो सबने उसका बायकॉट किया था। लेकिन कुछ लोग साइमन कमीशन से मिलने भी गए थे और उन्होंने अपनी मांगे बताई थी, तो उनमें से नागा क्लब भी एक था और उन्होंने पेटिशन दिया था कि हमारा जो नागालैंड है इसे इंडिया के जो लार्जर टेरिटरी है उसमें शामिल ना किया जाए, हमें कंप्लीट ऑटोनॉमी दे दी जाए। लेकिन बहुत थोड़े से ग्रुप की डिमांड को कैसे माना जाता है और बाद में साइमन कमीशन ने कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 बना, वो आपने पॉलिटी की सीरीज में आप फॉलो करते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद नागा नेशनल काउंसिल की धीरे धीरे स्थापना होना शुरू होती है और अल्टीमेटली 1946 में NNC यानी नागा नेशनल काउंसिल बन जाती है। नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन शॉर्ट नेम याद रखेंगे, पीजो की लीडरशिप में, अंगामी लीडर पीजो की लीडरशिप में। अब देश में जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहा है 1946, 1947 में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली नहीं चल रहा था जितना कि नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में उस टाइम पर या सेंट्रल इंडिया में चल रहा था। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसके इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस में नहीं थे, उनको चाहिए थी अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी। कुछ स्टेट्स को, उसमें नागालैंड भी एक था।
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि ये अपने आप को इंडियन से अलग मानते हैं, खुद भी मानते हैं और शायद इंडियंस भी इनको थोड़ा अलग मानते थे, क्योंकि कल्चरली, एथनिकली, हर चीज़ में इंडियन से अलग हैं, इसलिए चाहते हैं कि अलग हो जाएं। तो नागा नेशनल काउंसिल, जिसे अब मैं एनएनसी ही बोलूँगी, तो एनएनसी ने आज़ादी के एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया, जो कि इंडिया की सोवेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा था। तो उस टाइम पर नागालैंड को भी इंडिया का पार्ट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ज़्यादा इस पर कुछ किया नहीं गया, लेकिन उसको इंडियन टेरिटरी में ऑफिशियली वैसे रखा गया। 1951 में इन लोगों ने एक रेफरेंडम करवाया और इन लोगों ने खुद ही बोल दिया, एनएनसी के लोगों ने, कि नागालैंड के लोग चाहते हैं कि हम सोवियन नागालैंड को ही बनाएं। इसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया और वो लोग चाहते हैं कि एक सोवियन नागालैंड बने। इससे पहले सरकार ने बहुत सारी कोशिश की थी, जैसे उस टाइम पर असम के गवर्नर जो नियुक्त किए थे वो थे सर अकबर हैदरी, जिन्होंने 9 पॉइंट का एक एग्रीमेंट रखा था, लेकिन पीजो ने यानी एनएनसी के लीडरशिप ने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था। ये कब हुआ था? 1947 में। 1947 में 9 पॉइंट का एग्रीमेंट का फॉर्मूला रखा था, लेकिन पीजो ने उसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। 1951 में उन्होंने रेफरेंडम करवाया, लेकिन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि एक देश बने पूरा। सरकार यही चाहती थी कि पूरा देश हमारी टेरिटरियों को, उन टेरिटरी को लूज़ करना चाहेगा। तो उस टाइम पे उसके बाद क्या हुआ, अगले साल पीजो ने क्या किया, 1952 मार्च में अंडरग्राउंड, मतलब चुपके चुपके से एक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर दी। उस गवर्नमेंट का नाम रख दिया नागा फेडरल गवर्नमेंट, और एक आर्मी भी बना ली। उस आर्मी का नाम रखा गया नागा फेडरल आर्मी। तो नागा फेडरल गवर्नमेंट बन गई है और नागा फेडरल आर्मी बन गई, तो ये अपनी आर्मी बना रहे हैं। और अब ये तो गलत है, ये तो इंडिया की सोवेनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर अटैक है, क्योंकि नागालैंड पार्ट है असम का और असम आता है पार्ट ए स्टेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनली उस टाइम पे 1947-48 की बात हो रही है। तो 1952 तक तो ऐसे ही था, वो असम का पार्ट है और असम है पार्ट ए का पार्ट। तो अब वो अपनी फेडरल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अपनी आर्मी बना रहे हैं, तो ये तो अब इंडिया की सोवेनिटी के ऊपर खतरा है। तो अब आर्मी की एंट्री होगी और शुरू हो जाएगा कॉन्फ्लिक्ट नागास के बीच में और आर्मी के बीच में। कौन से एरिया में? असम वाले एरिया में। और धीरे धीरे फिर एक एक्ट आता है जो आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल एक्ट्स में से एक माना जाता है, और उस एक्ट्स को बोलते हैं आफ्सपा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अक्सर आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा। उस टाइम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और इस एक्ट में क्या था कि आप किसी को भी शक के बिना पर, जो आपको लग रहा है कि ये इंसर्जेंट है, आप शूट कर सकते हो उसको। मतलब आप नहीं, आर्मी वाले। तो ये आर्मी के लिए बहुत बड़ी एक पावर थी कि वो आप उसको शूट कर सकते हो, आप किसी के हाउसेस को सर्च कर सकते हो, प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि वो इंसर्जेंट की प्रॉपर्टी, तो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। सो वो बात है कि ग्रेटर पावर कम विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है उस पर डिपेंड करता था। तो आर्मी के पास ये बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन इससे धीरे धीरे इंसर्जेंसी कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती रही। लोगों का मानना था कि ये गलत है, लेकिन जो इंसर्जेंसी थी वो आर्मी के ऊपर भी वैसे अटैक्स कर रहे थे। तो सरकार का मानना था कि उनको भी पावर्स देना जरूरी है। सरकार ने कई बार कोशिश करी और धीरे धीरे बाद में कोशिश रंग भी लाई। उन्होंने मॉडरेट फ्रैक्शन के साथ, जो एक मॉडरेट फ्रैक्शन थी नागालैंड ग्रुप की, वहां पर था नागालैंड पीपल्स कन्वेंशन के साथ 16 पॉइंट का एक एग्रीमेंट साइन किया, और वो एग्रीमेंट साइन किया गया 1963 को। अब ये एग्रीमेंट में क्या हुआ कि जो नागा हिल वाला एरिया है या टुसांग हिल एरिया वाला एरिया है, उसको असम से अलग कर दिया गया और उसको नागालैंड के फॉर्म में एक नया कि आपको हम स्टेटहुड दे देंगे, ये बोल दिया गया। तो इस तरह से 1963 में 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड बनता है 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। तो 16वां राज्य तो बन गया, लेकिन यहाँ पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। सरकार द्वारा कई पीस मिशंस चलाए गए, लेकिन एनएनसी पर इसका कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1964 से पीस मिशंस चलाने के बाद ये तब 1963 तक चलते रहे। 6 राउंड ऑफ टॉक्स के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लास्ट में 1975 में सरकार की कोशिशें रंग लाई, तो एक शिलोंग अकॉर्ड। अब शिलोंग क्या है? वहां पर एक एरिया का नाम है। तो शिलोंग अकॉर्ड साइन हुए किस किस के बीच में? एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल या फिर नागा फेडरल गवर्नमेंट एनएफजी के बीच में। तो ये उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, हम गिव अप करने के लिए रेडी हैं। तो अब एनएनसी जो उस टाइम पे एक मुख्य ग्रुप था जिसे बात की जा रही थी, वो गिव अप करने के लिए रेडी था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि नागालैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। नागालैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्राइब्स हैं, बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, तो वहाँ पर कोई मेन ग्रुप नहीं है। जैसे अगर आप बात करें तो 3 मेन ग्रुप या ट्राइब्स वहाँ की बोली जा सकती हैं, कोन्याक, सेमा और ओस नागास।
लेकिन इनमें से कोई भी मेजॉरिटी में नहीं है, तो जब कोई भी मेजॉरिटी में तो बात किससे करेंगे। तो एनएनसी तो गिव अप करने के लिए मान गई, तो गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये ठीक है अब हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे 140 लोगों का एक ग्रुप था और उसने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया इस डिमांड को कि नहीं, ग्रेटर नागालैंड तो बन के रहेगा। अब एनएनसी ने गिव अप करने का सोचा क्यों था, क्योंकि धीरे धीरे संगठन कमजोर पड़ता जा रहा था और बाद में जब पीजो की डेथ हो गई तो उसके बाद तो कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बची ही नहीं थी, लीडर्स भी अलग अलग कंट्रीज में चले गए और उसके बाद ये ग्रुप खत्म हो गया। लेकिन वो जो 140 लोगों ने ग्रुप आउटराइट रिजेक्ट किया था, अब उन्होंने एक नया ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप का नाम रखा गया NSCN। अब ये एक नया ग्रुप होगा जो इंसर्जेंसीज के लिए ज्यादा जिम्मेदार होगा। धीरे धीरे इस ग्रुप की वजह से इंसर्जेंसीज बढ़ने लग पड़ी, पर ये ग्रुप 140 लोगों के ग्रुप ने पूरी आर्मी को कैसे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि इसमें बाहर से भी बहुत ज़्यादा हेल्प थी, चाइना पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हम मानते हैं कि ऐसे मिलती है। इस ग्रुप में भी इंटरनल काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन 1980 में बहुत ज़्यादा उथल पुथल के बाद में लास्ट में इनको एक मेन लीडरशिप मिल गई और उसका नाम था मिस्टर म्योवा। 1988 में इस लीडरशिप के अंदर जिस NSCN को अब NSCN IM बोला जाने लगा, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड IM, इन्होंने काफ़ी इंसर्जेंसीज काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स किए, लेकिन बाद में इस ग्रुप ने सीज फायर साइन किया 1997 में। लेकिन इंसर्जेंसीज कभी ख़त्म नहीं हुई, ये इंसर्जेंसीज हमेशा कभी ना कभी आती रही। लास्ट में जब 2015 में नागा और न्यू गवर्नमेंट के बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और NSCN के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ, तो हमें लगा कि अब इंसर्जेंसीज खत्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं। रीजनल जियोपॉलिटिक्स, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से ये इंसर्जेंसीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसके पीछे के काफ़ी कारण है, जैसे रीजनल जियोपॉलिटिक्स, काउंटर इंसर्जेंसी टैक्टिक्स, जैसे आप्सपा जैसा एक्ट है, तो लोग बोलते हैं कि वैसा एक्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि 2023 अभी मार्च में आप्सपा के जो एरिया को है उसको डिक्रीज कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन उसका क्या आउटकम आ रहा है वो देखना पड़ेगा। फिर वायलेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि ऐसा बोले जाते हैं कि ट्राइबल्स इतने ज़्यादा डाइवर्स हैं, तो हम कैसे किससे बात करें, बात किससे करें। एक्चुअली एंटी इंडिया एलिमेंट उनको बहुत हेल्प करते हैं। नागालैंड को ऑलरेडी आर्टिकल 371A के अंडर बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोग इस बात पे भरोसा ही नहीं करते हैं कि वो हमें सोविनिटी देंगे, क्योंकि नागा ग्रुप का मानना है कि उनको अलग कंट्री चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट चाहिए, कंट्री चाहिए, सोवियन कंट्री चाहिए जो उनकी अपनी कंट्री हो, या फिर अगर वो इंडिया का पार्ट भी रहेंगे तो वो रहेंगे कि उनका अपना फ्लैग हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। पर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडिया बात करता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और जब हमने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहाँ के लोगों का और ज़्यादा इस बात पर भरोसा उठ गया कि ये कभी भी आर्टिकल 371A को भी रिमूव कर सकते हैं। फिर नागालैंड को वो सिर्फ नागालैंड बना के नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड बने, उसमें नागालैंड का पूरा एरिया आएगा, असम के कुछ एरियाज़, अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़, मणिपुर के एरियाज़ और म्यांमार के भी बहुत बड़ा एक पार्ट आएगा। तो इतने बड़ा एरिया वो डिमांड करते हैं जिसे वो ग्रेटर नागालैंड बोलते हैं। तो सोल्यूशन क्या है, ये कंक्लूजन क्या है, ये है कि वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करना, अलग फ्लैग की डिमांड करना बंद कर दे। बट उनको किस तरह से समझाया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को कल्चरली और एथनिकली हमसे अलग मानते हैं। इस चीज़ के क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आपको एक बात बता देते हैं कि कोहिमा नागालैंड की कैपिटल बनी थी जब 1963 में वो एक स्टेट बना था, तभी से वो कैपिटल है। और यहाँ पर एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है दिसंबर के टाइम पर, और इस हॉर्नबिल फेस्टिवल में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, एक्चुअली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इसको मनाया जाने लग पड़ा था, और उसके बाद से ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश कैसे अस्तित्व में आए। टिल देन, थैंक यू।